मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, आज हम +2 क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। हाँ जी, हड़प्पा सभ्यता क्या थी? जब ये हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता थी, ख़ास तौर पे इसी सभ्यता के अनुसार ही हमारे जो खोज का कार्य है, जो एक विकसित सभ्यता की खोज होने के बाद ही एक नए युग का श्री गणेश होता है। ये हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता थी, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इस सभ्यता की जो खोज है सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। डॉक्टर R.B. दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, हाँ जी। और यह जो सभ्यता थी, यहाँ के कैसे लोग थे, यहाँ के मकानों की क्या व्यवस्था थी, इस सभ्यता के जो मकान थे एक सिस्टम में बनाए गए थे। गलियाँ चौड़ी थी, साफ थी, नालियों का अच्छा प्रबंध था। इसके बिना इस सभ्यता में जो लोग थे वो कितने फैशनेबल थे, इन सभी के बारे में बात करेंगे आज हम। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस सभ्यता की जो केंद्र जो हैं वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो हैं, खास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये जो सिंधु नदी है, सिंधु के नदी के किनारे पे जो एरिया हैं, वहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के इलाकों में इसकी खोज की गई है। भारत में जो है संघोल, कालीबंगन, मीठाथल और आलमगीरपुर, और इसके बिना पांचवा लोथल। ये 5 हैं, संघोल, कालीबंगन, मीठाथल और आलमगीरपुर, लोथल। यहाँ पे इस सभ्यता की खोज की गई है। यहाँ पे कई अवशेष मिले हैं और अवशेष भी मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितनी विकसित थी वहाँ पे, क्या कुछ जो है किन चीज़ों की ज़्यादातर मान्यता थी, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रचलित थी, उन सभी के बारे में हमें इन्हीं खोज से ही पता चलता है। और इसकी खोज करने के लिए जो पुरातत्वविदों के नाम आए हैं, उनमें से मैं आपको बता दूं, जो विदेशी पुरातत्वविद हैं उनमें अलेक्जेंडर कनिघम, R.E.M. व्हीलर का नाम काफ़ी चर्चित है, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, G.F. डेल्स, और ये हैं विदेशी पुरातत्वविद जिन्होंने इसकी खोज की है। उसके बिना जो भारतीय पुरातत्वविद हैं उनमें से आएगा, आपको मैंने पहले बता दिया, जिसका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, डॉक्टर R.B. दयाराम साहनी, B.K. थापर, राखलदास बैनर्जी, B.B. लाल, M.R. राव और R.M. विष्ट। इनके नाम प्रमुख है इस खोज में। और आपको मैं ये बता दूं कि इस खोज के बाद जो हमें हमारी प्राचीन जो हमारी सभ्यता थी, कैसी थी, कितनी विकसित थी, उसके बारे में भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। आपको मैं ये बता दूं कि उस समय के जो लोग थे वो कितने विकसित हो चुके थे, उनकी सोच कैसी थी। किसी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, ना तो कोई जाति पे आधारित समाज था। दूसरा, जो वहाँ की जो महिलाएं थी उनका जीवन कैसा था, बहुत फैशनेबल थी। दूसरा, उनको उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, उनकी कोई दुर्दशा नहीं थी, उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त था उस समय के समाज में। वहाँ के जो घरों की व्यवस्था थी एक सिस्टमेटिक्स थी। ठीक है, जो मेन रोड थी, जो मेन गलियाँ थी, वो क्या थी, 90 डिग्री के कोण पे काटती थी। ठीक है, और यहाँ पे इनके मकानों की व्यवस्था की गई थी। जो घर थे, घरों के जो मेन द्वार थे वो अंदर की तरफ खुलते थे। ठीक है, लेकिन ये मेन रोड पे उनकी खिड़कियां होती थी, मेन रोड से बंद थे। इनके जो मेन गेट थे वो अंदर की तरफ खुलते थे। यहीं पे ही छोटी छोटी गलियां विकसित थी। ठीक है, ये उनके एरिया, ये मेन रोड होता था। और इनके बिना इनकी जो गलियां थी, जो मकानों के आगे गलियां थी, वो भी एक अच्छे से सिस्टम से बनाई गई थी। और उनमें से गंदे पानी का, वर्षा पानी के निकास के लिए नालियों का भी बहुत अच्छा विकास किया गया था। और जो नालियाँ थी वो ढकी थी। और इसके बिना अगर मान लो भी वहाँ पे सफाई का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो सड़कें इस तरह से बनाई गई थी कि वहाँ पे मान लो भी थोड़ी सी भी हवा चल जाती थी तो बिल्कुल साफ़ हो जाती थी पूरी सड़कें। तो वहाँ पे सफाई का भी पूरा प्रबंध होता था। और इसके बिना वहाँ पे जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी क्या कहते हैं उसे,
जो वहाँ के जो लोगों का व्यवसाय था, क्या कार्य करते थे, उनमें प्रमुख क्या था, ये मैं भी बता दूं कि उसमें वहाँ के जो लोग थे ख़ास तौर पर कृषि और पशुपालन उनका मेन जो व्यवसाय था। दूसरा उनका आंतरिक व्यापार भी होता था, ठीक है। आंतरिक व्यापार तो आप समझते हो कि एक देश का अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ व्यापार, ठीक है, वो भी अच्छा विकसित था। बाहरी व्यापार जो विदेशों के साथ या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार होना, ठीक है, उनके साथ जो व्यापार था वो भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो चुकी थी, काफ़ी प्रफुल्लित हो चुका था। इसके बिना वहाँ के जो लोग थे मूर्तियाँ बनाने में, आभूषण बनाने में, बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने में काफ़ी निर्मित थे, ठीक है। और इसके बिना वो मोहरें बनाने में भी बहुत ज़्यादा निपुण थे वहाँ के लोग। और वो ख़ास तौर पे वहाँ के जो लोग थे वो पूजा के मामले में भी देवी माता की प्रमुख रूप में पूजा करते थे। इसके बिना पशु पक्षियों की, शिव की और पशु पक्षियों की भी पूजा करते थे। और इसके बिना वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी उच्च विचारों के लोग थे, ठीक है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसमें काफ़ी कुछ मैं आपको इस पूरे चैप्टर में आगे बताऊंगी। तो एक से पहले इसके बारे में मैं पूरा प्रकाश डालूं तो उससे पहले मैं आपको एक और बता दूं कि ये जो सन है, कहते हैं एक ईसा पूर्व होता है और एक ईसवी होता है। जो मैं इसके बारे में बताऊंगी हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। ये जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी विकसित कब थी, इसकी खोज तो हमारी 1921 में की गई थी डॉक्टर R.V. दयाराम साहनी के द्वारा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है 1921 में की गई थी, लेकिन ये विकसित कब हुई थी इसके बारे में प्रकाश डालने के लिए पहले मैं आपको सन के बारे में बता दूं, ठीक है। जैसे सदी है, ठीक है, मेन आपको बताऊं 0 से, यहाँ से शुरू होता है एक, जैसे अब ये कौन सा है 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, लेकिन ये इधर से जो माइनस में चलेगा, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इसमें जो पीछे चला जाएगा इसे हम ईसा पूर्व बोलेंगे, ठीक है। और ये जो आगे जाता है इसे हम ईसवी बोलेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। ये ईसवी है 0 से, यहाँ पे जो ईसाइयों के गुरु हैं ईसा, या इस सदी में उनका जन्म होता है। उनके जन्म को उन्होंने यहाँ से शुरू किया गया है। उनके जन्म के बाद ईसवी शुरू हो जाती है ईसा के, और उसके जन्म से पहले है जो ईसा पूर्व कहा जाता है उसे। तो इसके बारे में आप ये समझ लेना कि अब जो हम हड़प्पा सभ्यता है उसका विकास जो होता है वो ईसा पूर्व में होता है, ठीक है, मतलब ईसा के जन्म से पहले का टाइम, ठीक है। हाँ जी, अब हड़प्पा सभ्यता के नाम क्या क्या है पहले मैं ये बताऊं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, प्रमुख तो हड़प्पा सभ्यता ही है, ठीक है। और एक इसके लिए आता है कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का नाम भी आता है क्योंकि सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा का जो एरिया है वो सिंधु का एरिया है, ठीक है ना, उसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसको हम कांस्य युग भी कहते हैं, कांस्य युग, क्योंकि कांस्य के उस समय कांस्य के बहुत ज़्यादा जो वरतों की गई थी लोगों के द्वारा, ज़्यादातर कांस्य ही प्रचलित था वहाँ पे, इसीलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है, ठीक है। सिंधु युग भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु के एरिया के पास ही हड़प्पा का एरिया विकसित है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता से भी नाम से भी जाना जाता है, और कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
कांस्य युग, ठीक है, इसमें कांस्य पदार्थ की बहुत ज़्यादा बहुतायत थी, तो इसलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। तो दूसरा आएगा इसका कालक्रम, कि इसका जो सर जॉन मार्शल के विचार हैं, सर जॉन मार्शल के अनुसार कहा गया कि 3250 तथा 2750, 3250, 2750 इस टाइम ईसा पूर्व में माना गया है। इसका मध्य प्रफुल्लित हुई थी इसके मध्य में। इस टाइम से लेके 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता जो विकसित हुई थी। लेकिन अर्नेस्ट मैके के विश्वास है कि ये 2800 से लेके 2500 के बीच में प्रफुल्लित हुई थी ये सभ्यता, ठीक है। लेकिन इसके बिना R.E.M. व्हीलर के अनुसार ये तिथि 2500 से लेके 1500 के बीच बोले गए हैं। कहते हैं कि 2500 लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच में बोला गया, ठीक है। ये तीनों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। कहा जाता है कि 3250 के से लेके 2750 ईसा पूर्व के बीच में ये कहा गया था मार्शल के अनुसार। तो जो व्हीलर हैं उसके अनुसार 2500 से लेके 1500 के बीच में कहा गया है। लेकिन ये रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है, जो वो मैं आपको बता दूं, ये नहीं माना गया। ये तो विचार थे उन पुरातत्वविदों के, लेकिन जो असल जो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार जो माना गया है, जो तिथि जिस तिथि को माना गया है वो है प्रारंभिक चरण, विकसित चरण और उत्तरकालीन चरण। जो प्रारंभिक चरण है, ठीक है, प्रारंभिक चरण जो है, फर्स्ट चरण जो है ये है 3200 लेके, ये है 3500 से लेके 2600 के बीच में ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है जी। और इसका सेकंड जो चरण है ये 2600 से लेके 1900 तक है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व इस पीरियड में विकसित हुआ है इसका दूसरा चरण। इसका जो तीसरा चरण है वो है 1900 से लेके 1200 के बीच। 3 चरणों में इसकी डिवाइडेशन हुई है, ठीक है। पहले चरण में, प्रथम चरण में 3500 से लेके 2600 के बीच में माना गया है ईसा पूर्व में। और जो दूसरा चरण है 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। और तीसरा जो चरण है 1900 से लेके 1200 के बीच में माना गया इसका, ठीक है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हाँ जी बच्चा, आगे हम इसके हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के जो हम प्रमुख केंद्र हैं उसके बारे में हम आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, जब 1947 का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद जो हमारे देश, उससे पहले जो जितनी खोजें हो चुकी थी, टोटल 40 केंद्र थे, ठीक है ना। विभाजन से पूर्व जो है 40 केंद्रों पे खोज हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद, विभाजन के बाद जो अब तक की जो सारी खोजें हो चुकी है वो टोटल मतलब 1000 के करीब हो चुकी हैं, कि 1000 केंद्र के करीब खोज हो चुकी हैं, ठीक है बेटा। हाँ जी, लेकिन क्या है कि अब हम बात करते हैं जो पहले जिनकी खोज हो चुकी है उनके बारे में। सबसे पहला जो केंद्र है वो है हड़प्पा, ठीक है। कौन सा बेटा? हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो केंद्र है ये पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब में, पश्चिमी जो पंजाब है, जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में आ जाता है बेटा। पूर्वी पंजाब जो हमारे भारत में है उस पंजाब को बोला जाता है। जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान में है। उसका एक जिला है मिंट गुमरी, ठीक है। मिंट गुमरी एक जिला है इसका, ठीक है, मिंट गुमरी। और इस जिले के अंदर है, ये रावी नदी के तट पे है। और इस जिले के अंदर क्या है कि वहीं पे ये मिंट गुमरी है, उसी एरिया में हड़प्पा की खोज की गई है, ठीक है। और ये हड़प्पा जो है ये लाहौर से 160 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है।
ये 160 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है बेटा, ठीक है। और इसकी जो खोज है, इसकी खोज किसने की है? 1921 में R.B. दयाराम साहनी ने, ठीक है बेटा, हाँ जी, R.B. दयाराम साहनी ने इसकी 1921 में इसकी खोज की थी। और ये जो हड़प्पा का जो एरिया है ये 125 हेक्टेयर में, सॉरी, ये जो एरिया है ये काफ़ी मतलब ये काफ़ी विस्तार में फैला हुआ है। और ये इसमें ख़ास तौर पे जो हमें मिला है, गोदाम घर मिले हैं, उसके बिना मूर्तियाँ मिले हैं और बर्तन मिले हैं और मोहरे मिले हैं। यहाँ से जो हमें अवशेष मिले हैं ख़ास तौर पे बर्तन, मोहरे और गोदाम घर मिले हैं और मूर्तियाँ बनी हुई मिली हैं, जो हमें खुदाई के रूप में जो अवशेष हमें मिले हैं। अब सेकंड जो है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है बेटा, ये मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा से, इसकी दूरी जो हड़प्पा से है ना, ये 483 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है बेटा। ये हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और ये जो मोहनजोदड़ो का एरिया है ये 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है बेटा, 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी हमें 7 परतें मिली हैं। कितनी मिली हैं? 7 परतें मिली हैं। और ये 7 परतें हमें ये दर्शाती है कि ये मोहनजोदड़ो का जो केंद्र है ये 7 बार उजड़ के फिर बसा है, ठीक है। तो इसकी ये 7 परतें हमें ये बताती है कि ये 7 बार उजड़ के बसा हुआ होगा, ठीक है। और इसके बिना ये जो एरिया है मोहनजोदड़ो का एरिया है जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे खास तौर पे हमें विशाल स्नानागार, अन्नागार, सड़कें, ईंट और इसके बिना यहाँ पे जो हमें खास तौर पे मिले हैं और नर्तकी जो कि कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। ये सारा कुछ हमें मोहनजोदड़ो के एरिया में मिले हैं। और बाकी मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तार में बताती हूँ, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है बेटा ये एक बहुत ही विशाल केंद्र हुआ है और इसमें 2 सदन में बटा हुआ था पूरा समाज, ठीक है। एक ऊपरी सदन जिसे हम दुर्ग के रूप में जानते हैं, एक निम्न सदन। निम्न सदन को हम निचला सदन भी कहते हैं, जिसमें सामान्य जनता रहती थी, ठीक है। जो ऊपर वाला सदन था उसे हम क्या कहते हैं? दुर्ग। और एक नीचे वाला सदन जिसे हम निचला सदन कह देंगे, जहाँ निम्न सदन नीचे वाला जो सदन है, ठीक है, उसे कह देंगे, ठीक है। इसमें रहने वाले कौन थे? राजा और उसके अधिकारी, ठीक है। निचले सदन में सामान्य जनता रहती थी, ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ जी। जो दुर्ग है ये ऊंचे ईंटों के बने हुए ऊंचे चबूतरों पे बने होते थे और इनकी सुरक्षा के लिए एक विशाल दीवार इसके चारों ओर बनाई हुई थी, ठीक है। और इसी प्रकार निम्न सदन, निचला जो सदन था उसमें भी ऐसी एक दीवार बनाई हुई थी स्पेशल इनकी सुरक्षा के लिए। आपको एक और बात बता दूं कि इसकी जो खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की, ये 1922 में हुई थी, राखाल दास बैनर्जी ने की थी, ठीक है। और ये बेटा आपको एक और इसमें बता दूं कि इसमें हमें जो खास तौर पे मिले हैं, एक तो विशाल स्नानागार मिला है बेटा, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता है विशाल स्नानागार की? ये एक प्रमुख एक ऐसा स्थान मिला है जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे काफ़ी विशाल स्नानागार था। आधुनिकता का उस समय ही इतनी ज़्यादा विकसित हो चुकी थी कि हमें इन सबको देख के ये नहीं सोच सकते कि ये हमारा प्राचीन भारत है। उस समय भी काफ़ी आधुनिकता तक का भी जितना विकास अब हो चुका है उससे भी अच्छी जो है वहाँ की इमारतों की जो बना हुआ था, इमारत कैसी थी और ख़ास तौर पे वहाँ के भवन कैसे थे, ये सभी के बारे में, ठीक है ना, बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक विशाल स्नानागार मिला है। ये विशाल स्नानागार कैसा था कि यहाँ पे
इसके 5000 वर्ष पूर्व जो हमें विशाल स्नानागार मिला है उसका जो लंबाई चौड़ाई कितनी थी इसके बारे में बताती हूँ कि ये टोटल 180 फुट लंबा, 108 फुट चौड़ा था। ठीक है, ये इसकी खास विशेषता थी। और इसके अंदर इसका जो मध्य रूप था, विशाल स्नानागार था, उसके अंदर क्या था कि एक मध्य में एक तालाब बना हुआ था। ठीक है, जैसे कि ये एक पूरा विशाल स्नानागार है। ठीक है, इसके मध्य में एक क्या है, तालाब बना हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई तो मैंने बता दी कि इसकी लंबाई थी 80 फुट लंबा और चौड़ा था 108 फुट। ठीक है, अब जो मध्य में क्या है, तालाब बना है, तालाब के पास ही एक कुआं भी बना हुआ था। ठीक है, और इस तालाब के अंदर जो पानी है स्पेशल कुएं से लिया जाता था। ठीक है, इसमें से इसके जो निमन से नालियां निकाली गई थी, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका जो पानी, गंदे पानी का निकास है, वो नाली के द्वारा बाहर की ओर जो मेन गलियों में जो बड़ी नालियां बनी हुई थी उसमें जाके गिरता था ये पानी। ठीक है, हाँ जी। और ये जो तालाब था, तालाब की लंबाई क्या थी, ये तालाब जो था इसकी ये 39 फुट लंबा। ठीक है, इसके ना इसकी चौड़ाई थी 23 फुट चौड़ा था ये। ठीक है, और 8 फुट गहरा था। समझ आ गई बेटा? हाँ जी। ये तालाब का जो निर्माण था वो टोटल उसकी कितनी लंबाई थी, 39 फुट लंबा था, 23 फुट चौड़ा था और 8 फुट गहरा था ये। ठीक है, और इसके आसपास जो थे काफ़ी विशाल दुर्ग बने हुए थे। ठीक है, और उसके बाद इनके ऊपर 2 सदन बने हुए थे, एक निचला और एक ऊपर वाला। ऊपर तो पुरोहित वर्ग रहता था, लेकिन नीचे वाले, जैसे ऊपर वाले में तो पुजारी वगैरह रहते थे, लेकिन नीचे वाले आम जनता रहती थी। ये अनुमान लगाया गया कि इस विशाल स्नानागार में खास तौर पे वो लोग आते थे जैसे किसी त्योहार पे आ गए, किसी उत्सव पे आ गए। ठीक है ना? हाँ जी। और इसके बिना भवनों का निर्माण कैसा था, इसमें जो मोहनजोदड़ो का केंद्र था, वहाँ पे भवन कैसे बने हुए थे वो बताती हूँ कि उसमें भवन में करते बाद ही एक खुला प्रांगण होता था। ठीक है, प्रांगण समझते हो ना, आंगन जिसे कहा जाता है। उस आंगन के बाद उसको चारों ओर कमरे बने हुए थे। ठीक है, प्रांगण के चारों ओर क्या थे, कमरे बने हुए थे। और उन कमरों की जो खिड़कियां हैं वो अंदर की तरफ खुलती थी, ना कि बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि उनके मेन जो गली की तो और किसी का भी किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुलता था, वो अंदर की ओर खुलते थे। जैसे ये आपको मैंने पहले बताया था कि जो वहाँ की जो गलियाँ थी 90 डिग्री कोण पे काटती थी। मेन सड़क पे किसी का भी मेन गेट नहीं था, किसी के घर का भी नहीं था, और अंदर छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई थी जो एक दूसरे को मतलब भी इधर उधर जाना हो तो उन गलियों के द्वारा जाया जाता था। लेकिन ये मेन रोड जो था वो 90 डिग्री पे काटता था, और इनकी जो है अंदर की ओर थे गेट। ठीक है, समझ आ गए? अगर इसकी आज के समय में उदाहरण देखना चाहते हो तो ये आपको चंडीगढ़ मिलेगी। ठीक है, चंडीगढ़ जो एरिया है, चंडीगढ़ जो शहर है, वो इसी के अनुसार ही बना हुआ है। ठीक है, हाँ जी। तो इसके ये खुले भी थे, हवादार थे, रोशन के लिए रोशनदान रखे हुए थे, लेकिन खिड़कियां बाहर की ओर नहीं खुलती थी, खिड़कियों का प्रबंध अंदर की ओर था। ठीक है, और इसके बिना ये नालियों का भी अच्छा विकास किया गया था। जो नालियां थी, घर से तो छोटी नालियां गंदे पानी के निकास के लिए निकाली गई थी, वो जो गली में बड़ी नालियां थी उनमें जाके गंदा पानी गिरता था, और उससे वो गंदे नाली वो नाली बड़ी नाली है जो पूरे केंद्र की, पूरे नगर की जो बड़ा नाला था उसमें जाके गिरती थी। ठीक है, तो मतलब ये पानी का निकास का भी अच्छा प्रबंध किया गया था, नालियां का भी अच्छा प्रबंध था। उनको अगर उनके सफाई कर्मचारी आते भी थे तो सफाई करने के लिए उन्हें भी पूरी सुविधा के अनुसार वो इसकी सफाई करते थे, क्योंकि उनका ढक भी इसी तरह, नालियों का ढका भी इस तरह से जाता था कि जो सफाई कर्मचारी आए उन्हें अच्छे से उसकी सफाई भी कर सकें। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद मैं बता देती हूँ आपको कि तीसरा था अन्नागार। एक अन्नागार भी मिला है। ठीक है, काफ़ी विशाल अन्नागार मिला है। ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे हो सकता है कि कर के रूप में, पूरे नगर से जो कर के रूप में जो अन्न एकत्र किया जाता था उसे उस अन्नागार में
एकत्र किया जाता था, ठीक है। और इसमें इसकी जो लंबाई है ये 45.72, ये 45.72 लंबा था और 22.86 मीटर चौड़ा था, ठीक है। 22.84 मीटर चौड़ा था। और ये इसके अंदर ईंटों के बने हुए 27 कमरे थे, ठीक है ना। इसमें ईंटों के बने हुए 27 कमरे थे अन्नागार के अंदर, ठीक है, जहाँ पे अनाज वगैरह, अन्न वगैरह कर के रूप में जो भी एकत्र किया जाता था वो रखा जाता था। इसके बिना सड़कों का भी निर्माण किया गया था। इसमें मोहनजोदड़ो में सड़कों का भी अच्छा निर्माण किया गया था, ठीक है। जो सड़कें थी खास तौर पे 10 मीटर चौड़ी, सड़कें मिली हैं जिन्हें राजपथ का नाम दिया गया था, ठीक है ना। किसका? राजपथ, राजपथ का नाम दिया गया था इन सड़कों को। 10 मीटर चौड़ी थी ये सड़कें, ठीक है। हाँ जी। तो आपको एक और बता दूं कि इन सड़कों के माध्यम से मान लो भी अच्छा, मतलब भी उनमें आने जाने की सुविधा अच्छी थी। सफाई के लिए भी जो ज़्यादा नहीं, पूरी सपाट बनी हुई थी कि इस पे अगर कोई गंदगी हो भी जाती थी तो हवा के झोंके के साथ ही वो साफ भी हो जाती थी, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा मोहनजोदड़ो के बारे में हो गया हमने, ठीक है। इसके भवन विशाल थे, खुले थे और यहाँ के जो लोग और हर एक घर में भी हमें काफ़ी मात्रा में एक कुएं के भी अवशेष मिले भी। काफ़ी कुएं भी यहाँ पे भी हर एक के घर में कुओं का प्रबंध किया गया था। इसके बिना अन्नघर, स्नानागार, ये सब हमें मोहनजोदड़ो के केंद्र में बहुत काफ़ी विशाल रूप में मिले हैं, ठीक है। हाँ जी। आगे आ जाता है चनहुदड़ो, ठीक है जी। चनहुदड़ो जो है ये सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के से कोई 160 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो से ये 160 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, ठीक है। और ये आपको बता दूं कि इसकी हमें 7 परतें मिली हैं। इसकी हमें 2 परतें मिली हैं, क्योंकि 7 परतें हमें मोहनजोदड़ो की मिली थी, तो इसकी हमें 2 परतें मिली हैं, जिससे हमें ये अनुमान लगाते हैं कि ये 2 बार उजड़ के बसा होगा, मतलब 2 बार उजड़ा होगा, ठीक है। और इसकी जो खोज है 1930 में, ठीक है, N.G. मजूमदार ने की थी। 1930 में N.G. मजूमदार ने की थी, ठीक है। 1930 में N.G. मजूमदार ने, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें खास तौर पे जो मिले हैं, शंख की कटाई, धातु क्रम, ठीक है, मोहर निर्माण, बाट बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। और ये नगर की जो निर्माण योजना है जो हड़प्पा के निर्माण योजना में काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है, ठीक है। ये चनहुदड़ो में खास तौर पे हमें शंख की कटाई, ठीक है, और बर्तन बनाने के अवशेष मिले हैं, ठीक है, शंख की कटाई करने के अवशेष मिले हैं, ठीक है। हाँ जी। तो आगे आ गया कोटला निहंग। हाँ जी, अगला है कोटला निहंग खां। ये पंजाब में, ठीक है, पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है बेटा, ठीक है जी। पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है ये कोटला निहंग खां। और इसकी खोज 1953 में, ठीक है, 1953 में Y.D. शर्मा ने की थी, ठीक है ना। 1953 में Y.D. शर्मा ने
इसकी खोज की थी, कोडलानिहिंखा की। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे जो हमें अवशेष मिले हैं, इस नगर में प्राप्त हुए बर्तन आभूषण, और इसके बिना हमें यहाँ पे कुछ उपकरण मिले हैं जिनके जो किनके साथ मिलते हैं, जो हड़प्पा के अवशेषों के साथ मिलते हैं, उनके साथ मिलते हैं इनके साक्ष्य। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आ जाता है कालीबंगन। हाँ जी, नेक्स्ट जो केंद्र मिला है हमें, कालीबंगन। ये कहाँ पे? ये हमारे राजस्थान के गंगानगर जिले में है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, खास तौर पे चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, और इनकी खोज जो है 1953 में ए घोष ने की है। 1953 में ए घोष ने। और खास तौर पे ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए। ठीक है, यहाँ पे चूड़ियों के काफी बनाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है बच्चा, हाँ जी।